नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केपी लर्निंग पॉइंट पर। आज सबसे बड़े इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल इशू को आपको एक सिंपल और क्लियर भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। 21 जनवरी 2025 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक हिस्टोरिकल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी कि जन्मसिद्ध नागरिकता जो भी होती है उसे खत्म करने के लिए उन्होंने बात कही है। ये जो पॉलिसी है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट से डीपली कनेक्टेड है, पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये डिसीजन कौन सी फैमिली को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा और इसके अगेंस्ट लीगल बैटल कितनी लंबी चलने वाली है? इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन और उसके ऊपर एक डिबेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने, उनके जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन है उसकी जो एक सबसे पहली जो उन्होंने बनने से पहले कह दिया गया था वो सिटीजनशिप राइट चेंज करेंगे। तो उन्होंने 21 जनवरी को सबसे पहले क्या करा कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था यानी कि उनके देश का, उसमें उन्होंने चेंज किया, सिटीजनशिप राइट को खत्म करे। तो ये जो अमेंडमेंट है, इनके जो 14th अमेंडमेंट है जो उनका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप सपोज कीजिए कि सेंचुरी ओल्ड है, यानी कि 19th सेंचुरी से चलता आ रहा है, उसको ये क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इससे पूरे देश में क्या हो, यूएस में और खासतौर पर आप ग्लोबल में देखेंगे, लीगल सोशल एंड पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हो गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं? क्या वो संविधान को चेंज कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते होंगे कि यूएस का जो संविधान है ना, उसे चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंडिया के संविधान को चेंज करना थोड़ा सा इजी रहता है एज कम्पेयर टू यूएस। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा रिजिड है। तो इसको आप जैसे आप आगे देखेंगे कि अगर हम इसको थोड़ा और डीप में देखें कि बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है, अगर उनका आप संविधान देखेंगे जो इसमें 14th अमेंडमेंट में हुआ कि उसमें 1868 में कि ऑल पर्सन्स बोर्न और नेचुराइज्ड इन द यूएस एंड सब्जेक्ट टू द जुडिशन देयरफॉर एज द सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के क्या है वो सिटीजनशिप से। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी इंडिविजुअल यूएस में पैदा हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, वो यूएस का नागरिक बन जाता है। इससे क्या देखेंगे, इससे आप ये पाएंगे कि अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स किसी भी देश के हो, तो वो अपने आप ही उनका जो बच्चा होगा वो यूएस प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब इसमें जो नॉर्मली जो बात उभर के सामने आ रही थी ना, तो लोग आजकल क्या कर रहे थे कि वो लेते थे मेडिकल वीजा। ठीक है, वो मेडिकल वीजा पे जाते थे या टूरिस्ट वीजा पे जाते थे घूमने के लिए यूएस पे। तो नॉर्मली क्या करते थे, वो अपने बच्चों की जो डिलीवरी है ना, वो यूएस में कराते थे। इससे क्या रहता था कि उनका जो चिल्ड्रन था वो ऑटोमेटिकली यूएस का सिटीजन बन जाता। तो इससे जो है वहाँ पे देख रहे हैं कि डेमोग्राफी काफी चेंज हो गई है। और यूएस की जो इकोनॉमी है वैसी इकोनॉमी नहीं रही है जो आज से 10 साल पहले 20 साल पहले होया करती थी। तो ये नॉर्मली आप देखेंगे, ये जो स्टेटस है इन्होंने अभी ये चेंज करा है। अगर आप देखेंगे अभी पर्टिकुलरली चेंज हुआ नहीं है, अभी इस पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं यूएस को मालूँ ना, तो ये कंट्री आज जितनी कंट्रीज है 30 कंट्रीज ऐसा रूल को फॉलो करती है। यानी कि अगर आप उनके जन्म में पैदा हो रहे हैं, सॉरी आप उनके देश में अगर पैदा हो रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, उनकी नागरिकता आपको फौरन मिल जाएगी। ठीक है, बर्थ राइट आपको वहीं पे मिल जाएगा। देन अगर आप इस ऑर्डर को हम देखते हैं ना, तो इस ऑर्डर में आप देखेंगे कि केवल इस प्रोविजन के साथ साथ दो तीन चीजें और इन्होंने इंक्लूड की है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्या करा है, आगे ये डब्ल्यू एच ओ का आप देख रहे हैं, डब्ल्यू एच ओ को ये छोड़ रहे हैं। डब्ल्यू एच ओ को इन्होंने छोड़ने का फैसला लिया, पहले भी इन्होंने लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन बाद में जो थे बाइडन आए उन्होंने इसको रिवर्स किया। अब ट्रंप आए तो वापस से उन्होंने डब्ल्यू एच ओ छोड़ दिया है। और इन्होंने केवल दो जेंडर्स को मान्यता दी है कि केवल दो जेंडर्स जो रहेंगे वो ऑफिशियल रहेंगे, यानी कि मेल और फीमेल। बाकी जितने एलजीबीटी कम्युनिटीज है उनको ये धक्का पहुंचा है। और तीसरा जो इनका ऑर्डर का में जो इंक्लूड था वो क्या था हमारा, कि वो सिटीजनशिप जितने थे ना, उनको टेम्पररी वीजा होल्डर्स जो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप्स थी, उनको सिटीजनशिप से इन्होंने बेदखल कर दिया। यानी कि अब वो क्या होगा, वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो अफेक्टिव है, ये 19 फरवरी 2025 से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जिससे 3 days आफ्टर रिकरेंस होगा। अब फेडरल एजेंसी जितनी भी हैं वो इशू नहीं कर सकती ये ऑर्डर से, जो सिटीजनशिप के जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके रिलेटेड होंगे। अगर हम इसके देखें कि चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ेंगे, जो इनके चैलेंजेस हैं, अगर आप देखेंगे कि चैलेंजेस सामने ये आ रही हैं कि यूएस में अभी कितने स्टेट्स हैं, अगर आप जानते होंगे, यूएस में 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स में से 22 स्टेट्स ने क्या कर दिया है कि वहाँ पे जितने भी राइट्स ग्रुप्स हैं ना, उन्होंने लॉ सूट फाइल कर दिया कि ये ऑर्डर है, इसको ब्लॉक किया जाए।
आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं कि हमारे जो उनका जो संविधान का जो 14th आर्टिकल यानी 14th अमेंडमेंट है, उसको ये वॉयलेट करता है। क्योंकि वो क्या कहता है कि वहाँ पे जित यूएस में जो भी पैदा होता है, उसे अपने आप ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी, सिटीज़नशिप मिल जाएगी, लेकिन ये तो इसको वॉयलेट कर रहा है। तो इसको लेके काफ़ी एक लंबी लड़ाई चलने वाली है और इसका डिसीजन जल्दी नहीं आप सपोज़ कीजिएँगे कि थोड़ा टाइम लग सकता है। अब ट्रम्प के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी अपनी पावर उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो वो आप एक देखने वाली बात होगी कि इंडिया इससे कैसे प्रभावित रहता है, इंडिया की गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करती है। अब इसमें जो एक की स्ट्रोक निकल के आ रहा है कि जो नॉर्मली जितने भी आप देख रहे होंगे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे यूएस में होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनका एक कहने की बात है कि द प्रेसिडेंट कैनॉट विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन राइट द 14th अमेंडमेंट आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस। अगर आप इसको समझेंगे कि जो नॉर्मली वहाँ पे जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि एक प्रेसिडेंट जो है केवल एक पेन की नोक से जो है 14th अमेंडमेंट के एक्ट को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो डोनाल्ड ट्रम्प को फेस करने पड़ेंगे अगर ये डिसीजंस को के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखते हैं कि इंडियन और अमेरिकन कम्युनिटी को क्या इससे अफेक्ट मिलने को मिल रहा है। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ये जो डाटा है मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ये डाटा था 2019 के लिए था। तो आप देखेंगे कि यूएस की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड कितनी है, 32.6 करोड़ है। ठीक है, जिसमें से इंडियंस कितने अराउंड आप मान लीजिए अभी जब 2019 में कितने थे, 44 लाख थे। ठीक है, 44 लाख। तो अभी 50 लाख के अराउंड होंगे, तो उसमें 50 लाख क्या है, इंडियंस है। और 50 लाख जब वो थे चाइनीज, यानी कि आप सपोज कीजिए जो शेयर है चाइना और इंडिया का लगभग सेम ही है। अगर फिलीपींस को आप काउंट कर लेंगे, पाकिस्तान को काउंट करेंगे, बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज को करेंगे, तो 32 करोड़ में से अराउंड आप पाएंगे कि 1 करोड़ के करीब क्या है, या मोर देन 1.5 के करीब आप पाओगे कि ये बाहर से इमिग्रेंट आ रखे हैं। यानी कि 32 करोड़ में से 1.5 करोड़ के करीब क्या है, यूएस सिटीजन नहीं है जो बाहर से है, उन्होंने यहाँ की नागरिकता लिया, नागरिकता यानी कि कगार पे खड़े हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा देखिए फ़ायदा भी मिलता है तो नुकसान भी होता है। क्योंकि अगर यहाँ से कोई इंडियन जा रहा होगा तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे कि दिमाग से कमज़ोर होगा। यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट ब्रेन होता है वो यूएस में जाके वहाँ पे जाके काम करता है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो नॉर्मली उनकी इकोनॉमी को भी बढ़ाते हैं। लेकिन आप सपोज़ कीजिए वहाँ पे जितने भी बॉर्डर्स का एरिया है मेक्सिको या जो इल्लीगली जाते हैं, तो वहाँ पे वो अमेरिकन सिटीज़नशिप हासिल कर लेते हैं, वहाँ से उनका क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। तो ये जो है, आप पाएँगे डिसीज़न के 2 पहलू आप पाएँगे, एक नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो ओवरऑल क्या है, आप देखेंगे कि इससे क्या सबसे ज़्यादा असर जो देखने को मिलेगा वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फेस करने को मिलेगा, जिसमें चाइना है। चाइना सबसे ज़्यादा इसमें अफ़ेक्ट होगी, देन इंडिया सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज़ की है। तो अगर यहाँ के सिटीज़न्स को आप सपोज़ कीजिए वहाँ पे नागरिकता नहीं मिली तो वापस इंडिया में आएँगे, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा दिक्कत वाली बात हो सकती है इन 2 देशों के लिए। अब चिल्ड्रन्स जो बोर्न होते हैं, जैसे वहाँ पे वीज़ा की कैटेगरी रहती है, तो H-1B वीज़ा के होल्डर्स जो रहते हैं, उनका क्या हो जाएगी, ऑटोमैटिकली सिटीज़नशिप लॉस हो जाएगी, ठीक है? अब नॉर्मली कुछ इंडियंस जो है कई सालों से क्या वेट कर रहे थे कि उनको नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि ग्रीन कार्ड उन्हें मिल जाएगा, लेकिन इस डिसीजन के बाद क्या रहेगा, उनकी नागरिकता में उन्हें थोड़ा-सा और वेट करने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये एक थोड़ा-सा आप कहेंगे कि क्या हो सकता है कि उनके ऊपर एक प्रेशर बढ़ जाएगा कि अब उनका क्या करें, ठीक है? भविष्य उनका क्या होगा, अंधकार में जा सकता है। अब इससे दूसरा इम्पैक्ट आप देखेंगे कि अब यूएस क्या कर सकता है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोकस ना करके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को प्रेफ़रेंस दे कि आप वहाँ के नागरिक आके यूएस में रहिए। तो ये एक चीज़ हो सकती है आगे फ्यूचर में। अब अगर आप देखेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या है? अगर आप एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उनकी वाइफ़ खुद इंडियन है, इंडियन ओरिजिन की। तो क्या इस डिसीज़न से उनकी वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ़ है, उनकी भी नागरिकता जाएगी? ये काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहा है न्यूज़ चैनल्स में, ठीक है? डिबेट हो रही है कि क्या यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अपने वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ़ को भी नागरिकता उनकी छीन लेंगे? तो ये काफ़ी क्वेश्चंस वाली बात है, क्वेश्चंस रेज़ हो रहे हैं। अब क्वेश्चंस आप देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हाट आर इम्प्लीकेशंस? अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपसे जो पूछा जा सकता है, जो हमारे पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, उसमें इंटरप्रिटेशन पूछेंगे कि 14 अमेंडमेंट एक्ट को आप यूएस से कैसे रिलेट करते हैं, इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा? तो नॉर्मली ब्रॉडर इम्प्लीकेशन में आप देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन क्या है? अब हम सिटीज़नशिप को देखें ना, सिटीज़नशिप 2 तरीके से आप डिसाइड होती है। एक होती है रूल ऑफ लैंड और एक होती है रूल ऑफ ब्लड। जिसे आप कुछ जगह बोलते हैं जूइश सैंग्विला, ठीक है? रूल ऑफ ब्लड यानी कि
रूल ऑफ लैंड में क्या रहता है, अगर कोई व्यक्ति जहाँ पे पैदा हुआ है, उसको वहीं की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। अभी मैंने इसको यूएस में भी इंक्लूड कर रखा है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी कंट्रीज़ ब्लू कलर से मार्क्ड है, यानी कि वहाँ पे अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, जिसमें कनाडा है, ठीक है, यूएस है, मेक्सिको है एंड सदर्न आप देखेंगे सदर्न अमेरिका की जितनी मैक्सिमम कंट्रीज़ है, उस सब जगह यही होता है केवल कोलंबिया को छोड़ के। और बाकी जगह आप देखेंगे यूएस इन एशिया में, यूरोप में, वहाँ पे रूल ऑफ ब्लड है। रूल ऑफ ब्लड का मतलब क्या रहता है? रूल ऑफ ब्लड का मतलब रहता है अगर कोई बच्चा जहाँ पे पैदा हो रहा है, उसका मिनिमम यानी कि 1 पेरेंट जो है उस कंट्री का सिटीज़न होना चाहिए। पहले भारत में भी ऐसा था कि भारत में नॉर्मली क्या था कि अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है इंडिया में, तो उसे यहाँ पे नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन बांग्लादेशी आप देखेंगे, बांग्लादेशी जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स थे, वो यहाँ आके बच्चा करते थे, ठीक है? इससे क्या हो गया कि उनको नागरिकता मिलती थी, तो फिर भारत सरकार ने इसको चेंज किया, तो फिर उसे क्या कर दिया, पूरी तरीके से रूल ऑफ ब्लड कर दिया कि नॉर्मली आपके जो पेरेंट्स हैं, वो इंडियन होने चाहिए एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो ये जो है रूल ऑफ लैंड और रूल ऑफ ब्लड होता है, तो इसका इंटरप्रिटेशन काफ़ी ज़्यादा वो करेगा कि कैसे इसका इंटरप्रिटेशन होता है। इसको रूल ऑफ लैंड की जगह रूल ऑफ ब्लड किया जाएगा। अब इससे क्या रहेगा, आप देखेंगे इमिग्रेशन पॉलिसी पे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि यूएस क्या करता है, यूएस की इकोनॉमी क्या है, वो नॉर्मली टैलेंट उठाता है कि जर्मनी के आप साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है? यहाँ पे इंडिया के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है? किसी कंट्रीज़ के कुछ और लोग अच्छे, तो वो उठा के अपने देश में रखते हैं कि वहाँ बेस्ट टैलेंट रहे। तो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी क्या होगी, उससे चेंज होगा, परसेप्शन थोड़ा चेंज होगा। यूएस में जो अब नॉर्मली जो बच्चे सोचते हैं कि यूएस में जाके रहेंगे, सेटल होंगे, तो उनके ड्रीम्स पे भी एक काफ़ी बड़ा धक्का इस पे पहुँच सकता है। अब यूएस की इकोनॉमी पे भी इस पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब नॉर्मली देखिए कि जो यहाँ की स्किल्ड जो जनसंख्या जाती है इंडिया, चाइना की, जापान की, फिलीपींस की, तो वो यूएस में जाके नॉर्मली अच्छा ही काम करती है, कोई छोटे-मोटे काम तो करती नहीं है। अब वो वहाँ जाएँगे नहीं, तो वहाँ पे क्या रहेगा कि नॉर्मली आप देखेंगे कि उनकी इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये एक चीज़ है। अगर आप मैं इसको हिस्टोरिकल बताऊँ कि कैसे इसका स्टार्टिंग हुई थी, कि नॉर्मली आप देखेंगे कि रूल ऑफ लैंड की कैसे स्टार्टिंग हुई थी। तो 1898 में एक इंडिविजुअल थे जिनका नाम था वोंग वोंग एंग अर्क। वोंग एंग अर्क, ये क्या थे? ये चाइनीज़ थे, ठीक है? इनके पेरेंट्स क्या थे? दोनों चाइनीज़ थे। अराउंड 1868 में इनका बर्थ हुआ था अराउंड में, ठीक है? तो जब ये चाइनीज़ थे, तो इनके पेरेंट्स यूएस से आए, तो इनका जो जन्म हुआ सैन फ्रांसिस्को में हुआ। सैन फ्रांसिस्को में हुआ, तो इनको क्या हो गया, नागरिकता मिल गई, क्योंकि जब ये एक्ट आ चुका था 14 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? तो उसके बाद क्या रहा कि ये ना यूएस से ना थोड़ा-सा क्या जाते हैं, वापस चाइना जाते हैं, 1890s के अराउंड में ये वापस चाइना जाते हैं। तो जब ये वापस यूएसए आते हैं, तो यूएसए में ना इनको एंट्री नहीं मिलती। इनको कहते हैं कि आप क्या है, आप यहाँ के नागरिक नहीं है, तो आप ये यूएसए में नहीं आ सकते। तो फिर ये केस लड़ते हैं। केस में क्या रहता है, 6-2 के जजमेंट से इनको इनके फेवर में डिसीजन दे दिया जाता है कि ये क्या है, यूएस के नागरिक है, क्योंकि जो 14 अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत ये नागरिक बनते हैं, क्योंकि जो इनके पेरेंट्स थे वो किसी डिप्लोमेटिक रिलेशन में नहीं थे, यानी कि चाइना के से जो था, और जो वहाँ पे राज करता था, वहाँ पे कोई नौकरी नहीं करते थे राजा की। तो ये इससे देश को कोई खतरा नहीं है, तो इसलिए इनको नागरिकता वापस से प्रदान कर दी गई। तो ये केस है, जो नॉर्मली आप देखेंगे कि अभी जो इंटरप्रिटेशन हुआ है, इस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अगर अब हम आगे देखेंगे कि अब ऐसे कुछ केसेस और नज़र आते हैं, ठीक है? कि एरिज़ोना में भी इस तरीके का केस हुआ था, डिबेट हुई थी कि जिसमें इस चैलेंज को किया गया था कि इस जो ये हमारा प्रिंसिपल है, इसको चैलेंज किया गया। तो ये आप देखेंगे कि जो अमेंडमेंट है ये आने वाला है, इसको लेके वापस से इस पे एक डिबेट खड़ी हो सकती है, इस केस का दोबारा से ज़िक्र हो सकता है। ऐसे और नए केसेस आ सकते हैं। इसको आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, वोम एम कर्क को, ठीक है? कि ये चाइनीज़ थे, इनको कैसे सिटीज़नशिप दी गई, पहले छीनी गई, फिर कैसे दी गई। अब इसमें हम देखते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग क्या हो सकती है। अगर लीगल प्रोसीडिंग एंड फ्यूचर्स देखेंगे आप, तो स्टेट्स और इमिग्रेंट ग्रुप से वो नॉर्मली क्या करेंगे, अपना एक ब्लॉग उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, ताकि ये जो कोर्ट में जा सके और इसको जो कर सके, इस डिसीजन को ब्लॉक कर सके। और जो ये लीगल बैटल है काफ़ी लंबा होने वाला है। नॉर्मली इसका डिसीजन 2-3 महीने में नहीं आएगा, अगर बाय चांस आ जाए तो पता नहीं, लेकिन एक लंबा बैटल चलने वाला है, ठीक है? इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, और यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो आसानी से चेंज नहीं होता। उसे चेंज होने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता है। स्टेट्स को जो है, 3/4 स्टेट्स को जो है अपनी मंजूरी भरनी पड़ेगी। आप देख रहे 22 स्टेट तो अभी भी इसके खिलाफ है।
इसी तरीके से जो नॉर्मली फैमिलीज़ हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स है, सोसाइटी वैल्यूज़ है, उन पे भी ज़्यादा अफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये फ्यूचर जो है काफ़ी अनसर्टेन है, काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो कंट्रीज़ में जो सपना देख रहे हैं लोग कि हम वहाँ पे यूएसए में जाएँ। तो अभी हमें क्या करना है इंडिया गवर्नमेंट को, ये काफ़ी उन्हें सोचने वाली बात होगी, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, अगले 4 साल आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहने वाले हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। तो एंड में हम क्या देखें? एंड में आप ये देख सकते हैं कि जो ये डिबेट है ना, बर्थ राइट और सिटीजनशिप का, ये एक लार्जर इशू है। ये केवल इमिग्रेशन का नहीं है, ये एक आप बोल सकते हैं जियो पॉलिटिक्स है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो टिकटॉक बैन हुआ है, वो केवल टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नहीं है, एक लार्जर लार्जर फ्रेमवर्क है कि कैसे अपनी देश को, कैसे अपनी इकोनॉमी को, ठीक है, कैसे हमें सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर किस तरीके से हमें डेवलप करना है। केवल ये यूएस ही नहीं लगा हुआ, चाइना भी लगा हुआ है, इंडिया भी लगा हुआ है, रशिया भी लगा हुआ है। तो ये एक इस तरीके का आप बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ गेम है। अब दूसरा क्या होगा कि लीगल आउटकम जो होगा यूएस का इमिग्रेशन पॉलिसी को तय करेगा। अब ये डिसीजन किसके हाथ में? ये यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कि यूएसए का सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें डिसीजन सुनाता है। ठीक है? अब इसमें आप देखेंगे कि इसकी स्टोरीज़ ना अब दिन प्रतिदिन खुलती जाएगी। कुछ नए पहलू उसमें चलते जाएँगे, तो ये चीज़ हो सकती है। अब इसमें जो एक चीज़ निकल कर आ रही है ना कि इसमें पर्सपेक्टिव जो है, हमारा जो इमेज है, वो किस तरीके से हमारी पॉलिसी को चेंज करती है। तो ये जो चीज़ थी, आप समझ सकते हैं कि ये जो डिसीज़न है इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली इसको इम्पैक्ट करेगा, और जो वहाँ पे इंडियंस वो रह रहे हैं, उनको भी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अफ़ेक्ट करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।